हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन फिजिक्स। इस वीडियो में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज लेज़र, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर CSR नेट JRF एंड अदर फिजिक्स रिलेटेड एग्जाम्स। एंड देयर इज़ 99% चांसेस कि आपको इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाए। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। आप इस वीडियो को फुल कंसंट्रेशन के साथ और लास्ट तक पूरा देखिए। नाउ व्हाट टू बी डिस्कस इन दिस वीडियो। सबसे पहले हम बेसिक्स ऑफ लेज़र एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेज़र को डिस्कस करेंगे, जिससे कि हमको क्लियर होगा कि लेज़र की प्रोसेसिंग क्या है और लेज़र काम कैसे करती है। और उसके बाद हम देखेंगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेज़र, जिससे हमें पता चलेगा कि ऑर्डिनरी लाइट और लेज़र में क्या डिफरेंस है। एंड देन उसके बाद हम वो टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसमें कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस हैं, और जिन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बनती हैं। And that are Einstein coefficients, population inversion, pumping power, separation between consecutive modes and cavity lifetime. चलिए स्टार्ट करते हैं with the basics of laser. Basically, laser is an acronym which stands for light amplification by stimulated emission of radiation. इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, लाइट को एम्पलीफाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन। स्टिमुलेटेड का मतलब होता है कोई एक्सटर्नल इनपुट, जो प्रोसेस अपने आप ना हो, जिसे एक एक्सटर्नल इनपुट की ज़रूरत हो, उसको हम बोल देते हैं स्टिमुलेटेड प्रोसेस। एंड इन द केस ऑफ एमिशन दैट्स कॉल्ड स्टिमुलेटेड एमिशन। लेज़र की प्रोसेसिंग को समझने के लिए हमें तीन चीज़ें समझनी होगी। फर्स्ट इज़ स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन, सेकेंड इज़ स्पॉन्टेनियस एमिशन एंड थर्ड वन इज़ स्टिमुलेटेड एमिशन। हम सबको पता है कि एटम्स में अलग अलग लेवल्स होते हैं, और उन लेवल्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एंड जब भी उन इलेक्ट्रॉन्स को बाहर से एनर्जी मिलती है तो वो एक्साइट हो जाते हैं एंड देन जंप कर जाते हैं नेक्स्ट लेवल में। एंड इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। चलिए हम इस डायग्राम की हेल्प से समझते हैं व्हाट इज स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। चलिए हम मान लेते हैं हमारे पास दो एनर्जी लेवल है। फर्स्ट इज E1 विच इज़ ग्राउंड लेवल एंड द सेकेंड इज E2 विच इज़ एक्साइटेड लेवल। सबसे पहले पार्टिकल ग्राउंड लेवल पे होगा, एंड जब कोई फोटोन एटम पे इंसिडेंट करेगा तो वो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा एनर्जी गेन करेगा, उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, देन जंप करेगा नेक्स्ट लेवल में। एंड द नेक्स्ट लेवल इज E2 विच इज़ कॉल्ड एक्साइटेड लेवल। दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। एंड स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन के बाद टू पॉसिबिलिटीज़ है, जहाँ तो इलेक्ट्रॉन अपने आप एनर्जी रिलीज करके ग्राउंड लेवल पे आ जाएगा, और इस केस को हम बोलेंगे स्पॉन्टेनियस एमिशन, जब इलेक्ट्रॉन अपने आप एनर्जी रिलीज करके ग्राउंड लेवल पे आ जाए। एंड द सेकेंड वन इज स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। उस केस में एक और फोटोन एटम पे इंसिडेंट करेगा, एंड देन पार्टिकल डी एक्साइट हो जाएगा और फिर से ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। एंड यहाँ पे हमारे पास दो फोटोन निकलेंगे, एक तो वो पार्टिकल रिलीज करेगा एंड द सेकेंड वन इज जो इंसिडेंट हुआ है। ये प्रोसेस लेज़र कैविटी में मल्टीपल टाइम्स होती है, और हमारे पास एक इंटेंस लाइट मिलती है जिसको हम लेज़र बोलते हैं। And here E2 minus E1 is the energy difference between two levels, and that is equal to the energy of photon, which is h nu. This is the basic process of laser. And now let's come to the characteristics of laser. सबसे पहले हमारे पास है highly monochromatic. That means जो लेज़र लाइट होगी वो सिंगल कलर की होगी और सिंगल वेवलेंथ की होगी। और हम मोनोक्रोमेटिसिटी को मैथमेटिकली कैसे कैलकुलेट करते हैं, that is equal to delta nu upon nu. And for laser light it is approximately equal to 10 raised to power minus 8. And now the second one is laser light is coherent. That means same wavelength, same frequency and same phase difference. And the next is laser light is directional and highly intense. इन करेक्टरिस्टिक्स की वजह से लेज़र लाइट की बहुत सारी एप्लीकेशन है। इसको हम यूज़ करते हैं वेल्डिंग में, फॉर मेल्टिंग द मटेरियल्स, एंड इन मेडिकल लाइन लाइक टू किल द वायरसेस एंड फॉर आई सर्जरी एक्सेट्रा। चलिए अब उन टॉपिक्स को डिस्कस कर लेते हैं जिनमें कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इन्वॉल्व है और जिनके बेसिस पे आपकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बनती हैं। हेयर द फर्स्ट इज़ आइंस्टाइन कोएफिशिएंट्स। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि लेज़र लाइट में तीन प्रोसेसेस होती हैं। फर्स्ट इज स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन, सेकेंड इज स्पॉन्टेनियस एमिशन एंड थर्ड इज स्टिमुलेटेड एमिशन। फर्स्ट केस में एब्जॉर्प्शन होगी, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एटम्स इन ग्राउंड स्टेट, दैट इज E1, and also directly proportional to spectral energy density.
this will become B12 UV and N1. Here B12 is the proportionality constant of stimulated absorption. Here 1 2 means particle move from state 1 to second state. And the second process is spontaneous emission, which is directly proportional to N2, and that will equal to A21 into N2. So this is the case of emission, that's why particle move from state 2 to 1. So that's why here we have A21. And now the third one is stimulated emission, and that is directly proportional to N2 and spectral energy density UV. So here this will become B21 UV and N2. Now at equilibrium, absorption is equal to emission. So here we will get stimulated absorption equal to spontaneous emission plus stimulated emission. So after rearranging this, UV will become this. And the next step is to put the value of N1 upon N2. Here we have N1 equal to exponential minus E1 upon KT, and N2 is exponential minus E2 upon KT. And that can be written as this, exponential E2 minus E1 upon KT. So here E2 minus E1 is the energy difference, that is equal to the energy of photon, which is h nu. So this will become exponential h nu upon KT. So just put this value on the above expression, we will get this one. And we know that Planck's radiation formula is given by this one. And now by simply comparing these above equations, we will get B12 upon B21, that is equal to 1, which implies B12 equal to B21. And now the ratio of A21 upon B21, that is equal to 8 pi h nu cube upon c cube. So इस एक्सप्रेशन को आपको अच्छे से याद रखना है, बिकॉज इस एक्सप्रेशन से काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है. एंड हेयर A21 कैन बी रिटन एज 1 अपॉन टाउ. सो जहाँ पे हमें A21 की वैल्यू नहीं दी, टाइम की वैल्यू दी है, तो वहाँ पे हमें कन्फ्यूज नहीं होना, A21 को पुट करना है 1 अपॉन टाउ. एंड नाउ द नेक्स्ट इज ratio of number of spontaneous emission and stimulated emission per unit time per unit volume is given as. So here by using previous values, here we will get the ratio that is equal to exponential h nu upon kt minus 1. So इसके बेस पे भी एक दो बार क्वेश्चन पूछा गया है. एंड नाउ द नेक्स्ट इज, अगर हमें ये जानना है कि एमिशन स्पॉन्टेनियस है और स्टिमुलेटेड है, तो देर इज़ अ कंडीशन विच इज़, अगर स्पॉन्टेनियस एमिशन डोमिनेट करेगा देन कंडीशन विल बी एच न्यू इज़ वेरी ग्रेटर देन के टी, और अगर स्टिमुलेटेड एमिशन डोमिनेट करेगा देन द कंडीशन इज जस्ट रिवर्स. हेयर एच न्यू विल बी वेरी लेस देन के टी. So these are the two conditions which we have to remember to know about which emission is dominating. And now the next one is population inversion. Population inversion is simply creation of population at excited level for some time, and the lifetime will be approximately equal to 10 raised to power minus 3 second. And the state of population inversion is simply known as metastable state. And the condition for population inversion is N2 must be greater than N1. So number of particles must be greater at the excited level than the ground level. So we know that total number of particles are always fixed. Let's say that is N, which is equal to N1 plus N2. That will remain constant. And next हमारे पास है minimum value of N2 for population inversion to occur. So minimum condition क्या होगी? So here N2 minimum that is equal to N upon 2. So at least half particle must be remain at the excited level. That is the condition for population inversion. So now let's come to the pumping power. So pumping power को समझने से पहले हम pumping को समझ लेते हैं. So जब भी पार्टिकल ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो उसे एक एक्सटर्नल सोर्स की ज़रूरत होती है, एक्सटर्नल एनर्जी की ज़रूरत होती है. सो पार्टिकल को ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड लेवल पे जंप करवाने की प्रोसेस को हम बोलते हैं पंपिंग. And there are different type of pumpings like optical pumping and electrical pumping. And the pumping power is simply the power required to pump the electron from ground level to excited level. And we can also say that required power to achieve population inversion. So here pumping power is simply equal to N2 into h nu upon tau. So simply we know that power is energy per unit time. So here energy is h nu and time is tau. And N2 is the number of particles at excited levels. So this is the relation of power which you have to remember, where nu p is the pumping frequency, which can be written as
E metastable state minus E ground state upon H, because we know that E2 minus E1 is equal to H nu. So from this we will get the value of this mu, and tau is the spontaneous lifetime of the metastable state. And the next one is minimum pumping power. So for minimum we have the condition that N2 must be N upon 2. So here relation will be same, just change N2 into N upon 2. So this is the concept of pumping power. And now in the next expression we will calculate the difference in the consecutive modes. Let's say this is the active medium of length L. Here M1 and M2 are the mirrors. Here M1 mirror have reflectivity 100% and M2 mirror have reflectivity less than 100%. And now phase difference in complete round, that is equal to 2 pi upon lambda into 2L. So for complete cycle, length will become 2L into wave vector k, that is equal to 2 pi upon lambda. So now for steady standing wave pattern we have phase difference equal to 2 pi m. So from here we will get the value of L, that will equal to m lambda upon 2, where m can be 1, 2, 3 and so on. And for the particle which have any diffractive index, we can write the lambda, that is equal to lambda naught upon n, where lambda naught is the wavelength of photon in free space and n is the refractive index of the active medium. So the value of L becomes m lambda naught upon 2n. So here we know that lambda is equal to c upon nu. So after putting this value we will get the value of L, that is equal to mc upon 2n nu. Now from this we can write the value of nu, that is equal to mc upon 2nl, where nu naught is the frequency of photon in the mth mode. Now simply separation between two consecutive modes will be just minus nu m plus 1 minus nu m, and we will get c upon 2nl. So for different value of m we have nu naught equal to c upon 2nl, 2c upon 2nl, 3c upon 2nl and so on. So here first one is called as fundamental and the other ones are overtones. This is first overtone, this is second overtone and so on. And now the last one is cavity lifetime. So here the cavity lifetime is the time at which the power of the laser light becomes 1 upon E of its initial value. And mathematically it can be written as Wt equal to Wt at 0 exponential minus t upon Tc. So at t equal to Tc we will get Wt equal to 1 upon Ew at t equal to 0, where Tc equal to 2nl upon c log 1 upon r1 into r2 into exponential minus 2 alpha c into L. And you can remember this formula with the help of previous one. So we know that time is inverse of frequency. So here we have 2nl upon c and just add the value of this, where alpha c is the absorption coefficient and R1 and R2 are the reflectivity of mirror M1 and M2. So that was the discussion on the concept related to the laser. और ये कुछ फार्मूलाज हैं जो आपको डायरेक्टली याद रखने हैं, जो कि आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेंगे. This is the ratio of spontaneous emission to stimulated emission, that is 8 by h nu cube upon c cube. And here A21 is also equal to 1 upon tau spontaneous. And this one gives the information about the dominated emission, either spontaneous or stimulated. That is the minimum condition for population inversion, that is n upon 2. And this is the pumping power, that is equal to N2 into energy per unit time, that is h nu upon tau. And this is the difference between the consecutive modes, that is equal to c upon 2nl. And this is cavity lifetime, that is equal to 2nl upon c log 1 upon r1 into r2 into exponential minus 2 alpha into L. So these are the all formulas which you have to remember to solve the numerical problems. So that's all for this video. And in the next video we will discuss all the previous problems of CSRNet related to this topic, laser. So thanks for watching, keep learning and keep sharing. Thank you.